तरंगती गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव राज और आज दीप शिखा के इस दूसरे एपिसोड में आप सभी का हृदय तल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। दीप शिखा एक ऐसा शो जो नवरात्रि के इस पावन अवसर पर शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य साहित्यिक दीप शिखाओं को आपके सम्मुख लाना है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बौद्धिक गलियारे में कविता के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। अक्सर ये चर्चाएं होती हैं कि आने वाले समय में कविता का हश्र क्या होगा, कविता का भविष्य क्या है। कविता जो वाचिक परंपरा में कवि सम्मेलनों में पढ़ी और सुनी जा रही है वहीं तक सीमित नहीं है, लेकिन आमतौर पर कवि सम्मेलनों में होने वाली कविताओं को देखते हुए तमाम लोगों की ये चिंताएं कविता के भविष्य को लेकर उठ जाती हैं। मैं इस तनाव से मुक्त हूं पूरी तरह से और ये कह सकता हूं कि कविता का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि कविता केवल कवि सम्मेलन के मंचों तक सीमित नहीं है। कविता का जो संसार है वो बहुत बड़ा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समर्थ लेखनी के माध्यम से कविता को दिनों दिन एक ऐसे मकाम तक ले जा रहे हैं जहां कविता के चाहने वाले, कविता के बारे में अच्छा सोचने वाले आश्वस्त हो सकते हैं। दीप शिखा नामक इस कार्यक्रम की जो परिकल्पना है वो भी एक ऐसी ही दीप शिखा के साथ बात करते हुए मेरे जहन में पौंधी थी। मैं 2-3 दिन पहले यशोदा के गीत को पढ़कर बहुत खुश था और जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उससे बात की और उसके गीत को गुनगुना कर उसे सुनाया। यशोदा नेलवाल हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए अपरिचित हो, लेकिन वो प्रतीक है उन बहुत सारी समर्थ लेखनियों का जो पर्दे के पीछे रहकर मौन साधिका के रूप में अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। और उससे बात करते करते ही मुझे लगा कि मुझे इसको और सुनना चाहिए, और न केवल मुझे सुनना चाहिए बल्कि लोगों को भी सुनना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए। वहीं मुझे दीप शिखा के इस शो की रूपरेखा जहन में आई और मैंने उन चुनिंदा अपनी छोटी बहनों को डिस्टर्ब किया, उनसे संपर्क किया और एक ऐसी श्रृंखला तैयार हुई जिसमें हम 9 दिन तक 9 ऐसी ही छुपी हुई प्रतिभाओं को, छुपी हुई तो मैं यूं कह रहा हूं कि मंच के लोग शायद ना जानते हो, हालांकि वो छुपी होती तो मुझ तक कैसे पहुंचती। मैं ऐसे लोगों को आपके समक्ष लाना चाहता था। कल इस शो में पहली दीप शिखा के रूप में सतना में जन्मी और सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर, बहुत लोकप्रिय और बहुत मधुर गाने वाली कवित्री प्राची जी ने हमारे साथ 1 घंटे कविताओं पर, वर्तमान दौर पर एक बहुत ही प्यारी और रोचक चर्चा की थी। आज मैं जिसे आपके समक्ष लाना चाह रहा हूं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं। ये देखिए स्क्रीन पर। सब बच्चे सुनिएगा कि गमों की शाम हो या रात हो, सुबह ये खाली है। गमों की शाम हो या रात हो, सुबह ये खाली है। जहन पर जोर देकर सोच, वो वादा ये खाली है। अरे लड़के सुनो एक बात कहनी है। अरे लड़के सुनो एक बात कहनी है। अगर रोने का मन हो तो मेरा कंधा ये खाली है। मैं एक चिरई लल मुनिया, गीत
बसे तेरी हर पाती, डूब डूब के मैं सुनिया। पेड़ अघोरी तू बरगद का, मैं एक चिरई मुनिया। दीप बसे तेरी हर पाती, डूब डूब के मैं सुनिया। हवा तुझे सहलाए जब जब, सिहरन मुझको होती है। कोरे नैन भीगते तेरे, लल मुनिया यह रोती है। कोरे नैन भीगते तेरे, लल मुनिया यह रोती है। तेरी अखियों के दर्पण में देखी है मैंने दुनिया। तू बरगद का, मैं एक चिरई लल मुनिया। पेड़ अघोरी तू बरगद का, मैं एक चिरई। हृदय भरा हो और अधर मुस्कुराते हो, भीड़ हजारों के समक्ष हो, हृदय भाव घबराते हो। तभी धीर का भारी पत्थर मन पर रखना पड़ता है, अभिनय करना पड़ता है, अभिनय करना। बहुत बढ़िया, बहुत। ये छोटी छोटी क्लिप्स आपने देखी और अंदाजा लगा लिया होगा, बहुत सारे लोग उससे परिचित होंगे। मैं आज जिस अपनी छोटी बहन को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका नाम है आकृति विद्या अर्पण, जो गोरखपुर से आती है, इन दिनों बनारस में है और वनस्पति विज्ञान में शोध कर रही है। कल हम प्रज्ञा जी को सुन रहे थे, प्राची जी को सुन रहे थे, सॉरी। तो प्राची जी भी कारपोरेट सेक्टर से आकर साहित्य की ओर न केवल आती हैं बल्कि साहित्य जीना प्रारंभ करती हैं। ये विज्ञान की छात्रा, शोध छात्रा, साहित्य के क्षेत्र में जिस संवेदनशीलता के साथ और जिस ईमानदारी के साथ अपना समय दे रही है और जो कुछ भी वो लिख रही है और जैसा लिख रही है, वो बहुत अद्भुत है। मैं चाहता ये हूं कि अब बहुत देर तक आकृति को बैक स्टेज न रखूं, मेरे साथ शो में दिखना शुरू हो। नमस्कार, कैसी हो आकृति? नमस्ते भैया, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? एकदम अच्छा। और बस ये मान के चलो कि तुम्हारे ही बारे में बहुत देर से सोच रहा था, न केवल शो शुरू होने से बल्कि उससे पहले भी। आज का पूरा दिन मैं तुम्हारी वॉल पर टहलता घूमता रहा और वो मुझे दिन याद है जब गोरखपुर में किसी कार्यक्रम में तुमको संचालन करते हुए देखा था। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा भी था, डॉक्टर चारूशीला जी से, ये बच्ची बहुत अच्छा बोलती है। मुझे उस समय नहीं मालूम था कि तुम रिसर्च कर रही हो, और मुझे लगा कि ये कोई या तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कोई बच्ची है या ग्रेजुएशन पार्ट 1 पार्ट 2 की छोटी सी बच्ची। क्या शिल्प है, कितना अच्छा वाक्य विन्यास है और कितने साहस के साथ माइक पर आकर प्रेजेंट करती है, ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा था। हालांकि जब तुम्हारे विषय में जाना तो जितना सोचा था उससे तुम बहुत आगे की निकली। आज मैं अपने तमाम दर्शकों को आकृति विज्ञा अर्पण के विषय में जब बता रहा हूं तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरे शब्द छोटे पड़ जाएंगे। मैं जितना कहना चाहता हूं उतना शायद ना कह पाऊं। तुम्हारी लेखनी में जो धार है, तुम्हारा जो हुनर है, जिस तरह से तुम परंपरागत कविताओं को, कविता के संस्कारों को न केवल सहेजने में समर्थ हो बल्कि नवीनता को भी बड़ी ही शिद्दत के साथ और बहुत ही खूबी के साथ निखार कर अपनी रचनाओं में लाती हो। बड़े अच्छे अच्छे तुमने प्रयोग किए हैं, इसके लिए तुम्हें बहुत सारी बधाई देता हूँ। तो हमारी बातचीत आज शुरू होती है। सबसे पहला प्रश्न हमारा वही होगा जो कल मैंने पूछा था, क्योंकि तुम दोनों में ही एक बहुत साम्य है। दोनों लोग विज्ञान के विद्यार्थी और साहित्य में आ गए। तो कोई ऐसी घटना या कब तुम्हें ऐसा लगा कि साहित्य में तुम कुछ कर सकती हो? अचानक ये विज्ञान से साहित्य की ओर मुड़ना कैसे हुआ?
इस पर कुछ प्रकाश डालो और बात आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो भैया आपको बहुत धन्यवाद। सभी दर्शक जो लोग देख रहे हैं सबको प्रणाम करने के साथ सभी जानते हैं कि राजीव राज भैया गीतों का बहुत अच्छा नाम है, पसंदीदा नाम है और आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, इसके लिए सबसे पहले आपके प्रति हम लोग कृतज्ञता जाहिर करके भाव को कम नहीं करना चाहते भैया। और बस ये स्नेह जो है ये हमारी मजबूती है। और रही बात कल दीदी ने जो उत्तर दिया, प्राची दीदी ने, उससे मैं बहुत सहमत हूँ कि जो कविता है वो हम नहीं करते बल्कि कविता हमें अपना लेती है। तो कहीं ना कहीं साहित्य ने हमें अपनाया है। और दूसरी बात की विज्ञान में आना तो हाई स्कूल इंटर के बाद की बात हो जाती है, उसके पहले हम सारे विषय पढ़ते हैं। तो वैसे ही बचपन से ही छोटी छोटी कविताएं लिखने लगी थी मैं। लेकिन कविता के तौर पर जो परिवर्तन है वो पता चला था, मुझे लगता है कि मैं 6वीं या 7वीं में पढ़ती थी। मैं मूलतः गोरखपुर के एक गांव से आती हूँ, जहाँ पर पूरे गांव में मैंने बचपन से बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम देखा है, जिसमें एक डिस्क्रिमिनेशन भी हमने देखा है। लेकिन अपने परिवार की उदारता थी कि मुझे नहीं पता था कि समाज में डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि मैंने अपने घर में सबको मिलजुल के देखा था। तो एक कम्युनिटी होती है डोम कम्युनिटी, जो लोग जानते होंगे हमारे एससी एसटी जो क्लास होता है, तो एसटी ग्रुप जो होता है उसमें डोम आते हैं, जिन्हें बसपोर्ट कम्युनिटी भी जिसमें होती है। तो उसमें मेरी एक सखी बन गई। हम लोग छोटे थे तो ले दे के सखी बनते थे, जैसे मेरे गुड़िया की फ्रॉक उसने दे दी, उसके गुड़िया को मैंने साड़ी दे दी, या 2 रुपए की फोफी खरीद के दे दिया। तो ऐसे हम लोग सखी बन जाते थे। तो जब हम सखी बन गए तो वहां पर जब मैं उनके घर जाऊं तो वो मुझे पानी ही नहीं देती थी, और जब वो मेरे घर आए तो मैं खाना खिलाती थी। तो जब मैंने उनसे कहा कि तुम मुझको पानी क्यों नहीं पिलाती हो, मैं तो तुम्हारी सखी हूँ, तो वो कही नहीं, तू बाभन हो, तुम ब्राह्मण हो, और हम कैसे तुमको अपने घर का पानी पिला सकते हैं। तो उस समय एक तुकबंदी सी आई। तो वहां से मतलब ऐसा हुआ कि मनई मनई होला, मनई के मनई पाती, फिर कहाँ से बीच में आ जाला जाती। तो मतलब भोजपुरी में ये बात अंदर आई। तो वहां से दो परिवर्तन आए। एक तो मुझे ये पता चला कि कुछ ऐसा है जो कविता की तरह, जिससे मैं कुछ लिखूं तो कम शब्दों में अपनी बात कह सकती हूँ। और दूसरी बात ये कि वहीं से मैंने अपना नाम आकृति विज्ञा करने का डिसाइड कर लिया कि मेरे नाम में कोई सरनेम नहीं रहेगा। तो ये दो चीजें वहां से चेंज आई, और इसमें मेरे पेरेंट्स का, मेरे घर का बहुत सपोर्ट मिला, और मेरे नाना ने मुझे लिटरेचर में बहुत सपोर्ट किया। बाकी खेती बाड़ी देखते, गांव समाज देखते कविता जो है वो विकसित हुई। और फिर यूनिवर्सिटी और दोस्तों ने सपोर्ट किया, और सोशल मीडिया ने, फेसबुक ने मुझे बहुत दिया है। फेसबुक की वजह से फिर अच्छे लोग मिलते गए। नाम से मुझे एक बात और पूछनी है कि आकृति से आकृति विज्ञा तक का तो समझ में आया, फिर ये अर्पण कैसे जुड़ गया? अर्पण मेरा मूल नाम है। मेरा पहले नाम अर्पण दुबे था। तो आधा गांव कहता था, ए अनपढ़ बहनी केम पढ़ेलू, कितने में पढ़ती हो। तो कोई अर्पण बुलाता ही नहीं था, तो सब कोई अनपढ़ बुलाता था। तो हम छोटे थे तो समझ नहीं पाते थे कि अनपढ़ बुला रहे हैं। बड़ा नाना ने मेरा जन्म होते ही नाम अर्पण रखा। तो विज्ञा तो वाल्मीकि रामायण से हमें मिल गया। और आकृति रखा गया राम अवतार त्यागी की कविता से, टूट जाए सब कुछ मगर आकृतियां कभी टूटी नहीं है, छूट जाए सब कुछ मगर स्मृतियां कभी छूटी नहीं है। तो क्लास 7th में ही मैंने नाम बदल लिया था। तो वहां से ये बदलाव आया। और अर्पण बाद में जब सोशल मीडिया पे आ गई, तो जो गांव का देखे, या जैसे जब इंटर स्कूल मैंने टॉप किया तो बड़े से बोर्ड पे मेरा फोटो लगा था। तो गांव के लोग कहते थे, ई त अरपड़वा है, ई त अरपड़वा है। तो वहां जस्टिफाई करना पड़ा बाद में सोशल मीडिया पे आके, आकृति विज्ञा ब्रैकेट में पहले अर्पण किया। फिर देखा कि आकृति विज्ञा अर्पण एक यूनिक सा नेम बन रहा है। फिर जैसे पुस्तक आई तो फिर आकृति विज्ञा अर्पण अपना लिया लोगों ने। पंत जी ने कभी कहा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो आम तौर पर लोग उस आह को किसी व्यक्तिगत लगाव को लेकर, जो जीवन में कोई प्रेम संबंध, पहली बार कहीं कोई ऐसी अनुभूति होती है, उससे लगाते हैं। और ये बात किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन मुझे तुमको सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि तुमने जब सबसे पहली बार कोई आह महसूस की
तो वो सामाजिक विसंगतियों की थी। और इस बात के लिए तुमको एक बार सैल्यूट करने का मन करता है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस समय जुड़े हैं सब इस बिटिया को आशीर्वाद दें कि इस तरह से भी लोग कसक महसूस कर सकते हैं। 4 पंक्तियां मैं तुम्हें सौंपूंगा और उसके बाद फिर तुमसे कुछ सुनूंगा, तब आगे चर्चा ले चलूंगा। अल्पना में देहरी कर बांध बंदर वार को, भर उमंगो जोश से देती हर एक त्योहार को। दौज का आशीष टीका राखियां बन प्यार की, बेटियां ही घर बनाती हैं दरो दीवार। तो आप क्या जैसी बात। बेटी जिस घर में हो वो घर न केवल घर बनेगा बल्कि मंदिर बन जाएगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरे नमन तुम्हारे मम्मी पापा और शिक्षकों को, स्पेशली नाना जी तक मेरे पहुंचे प्रणाम। तो विनोद शंकर शुक्ल जी जुड़ गए हैं, प्राची बहुत देर से कमेंट कर रही हैं, सीमा जी कर रही हैं, बहुत सारे लोग इस समय तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। विनोद जी अपने योगेश के पिताजी हैं और आपको कई पुस्तकों का प्रणयन करने में महारत हासिल है। आपकी कई पुस्तकें साहित्य अकादमी से, हिंदी संस्थान से पुरस्कृत हो चुकी हैं। बड़े साहित्यकार हैं, उनका आशीर्वाद निश्चित तौर पर आज के दिन तुम्हें उपलब्धि के रूप में मिल रहा है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि इन तमाम लोगों को जो कुछ भी मैंने तारीफ की है वो साबित करो। मैं जो जिस आकृति को जानता हूं और जो मैंने आज तुमको पढ़ा है, कोई कोई एक पसंदीदा रचना अपनी सुनाओ, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे बातचीत करने के लिए। अ, सभी का बहुत धन्यवाद। एक गीत है भैया, ये लिख के लगता है कि जीवन में कुछ लिख गया है। 5 हाँ, बरस पहले एक रचना हुई थी और सबसे ज्यादा इसी रचना को सुनाया। इस रचना का शीर्षक है सुनो बसंती नील उतारो। क्या बात है। मैं तो सोच रहा था कि तुम कोई और सुनाओगी तो मैं फरमाइश करके इसको सुनूंगा। मेरा मनपसंद बहुत हाँ, जबरदस्त गीत है, बिल्कुल बहुत अच्छा, यहीं से शुरू करो। वाह। इससे पहले एक छोटा सा मुक्तक है। खासकर हाँ नवरात्रि चल रही है और सभी, खासकर ये बात बस इसलिए मुक्तक भैया क्योंकि आप भी जानते हैं, ये खुले मन से कहने की बात है। आजकल स्त्री विमर्श के नाम पर जो हो रहा है वो बहुत पीड़ादायक है। मेरा सभी से अनुरोध है कि कोई भी विमर्श किसी के खिलाफ नहीं खड़ा होता है। अपनी बात कहने के लिए हम किसी का विरोध करें, ये नहीं जरूरी है। मैं भारतीय जीवन दर्शन के एकात्म को मानती हूँ और मैं एक मुक्तक लड़कों के लिए देना चाहती हूँ, जो वीडियो भी आपने चलाया था कि गमों की शाम हो या रात हो, सुबह ये खाली है, जहन पर जोर देकर सोच, वो वादा ये खाली है। अरे लड़के सुनो एक बात कहनी है, अगर रोने का मन हो तो मेरा कंधा ये खाली। आहा आहा। आ, मैं गीत सुनाती हूँ भैया। स्वागत बेटा, सुनो स्वागत। बसंती हील उतारो, हम्म। अपने मन की कील उतारो, नंगे पाँव चलो धरती पर, बंजर पथ पर झील उतारो। सुनो बसंती हील उतारो। बंद है। जिनको वाह। तुम नाटी लगती हो, आहा। उनकी आंखें रोगग्रस्त है, उन्हें वाह जरूरत है इलाज की, खुद अपने से लोग त्रस्त हैं। वाह वाह सच वाह। कहती हूँ सुनो सावरी, तुमसे ही तो रंग खिले सब, ऊंचे स्वर में हंसती हो तो मानो सूखे फूल खिले सब। क्या बात है। बिखरे बाल बनाती हो जब, पिन को आड़ा तिरछा करके, आस पास की सब चीजों को रख देती हो अच्छा करके। मुझे नहीं मालूम बसंती, उक्त जगत का कौन नियंता, पर तुमको अर्पित यह उपमा, स्वयं सिद्ध घोषित अभियंता। क्या बात है। वाह तुमने वाह वाह गढ़े, वाह। पर तुमको अर्पित यह उपमा, स्वयं सिद्ध घोषित अभियंता। तुमने गढ़े स्वयं जो रूपक, शब्द नहीं वो आलम्बन है, अर्थों के मस्तक पर चढ़कर
अक्षर कर लेते चुंबन है, जिनको वाह, तुम नीची लगती हो उनकी सोच बहुत नीची है, सुनो बसंती हिलता। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मानकर बेटों से कम ना बेटियों को त्रास दो, मानकर बेटों से कम ना बेटियों को त्रास दो, और पल भर भी पराएपन का ना एहसास दो। ये नया इतिहास लिखने को विकल हैं बस इन्हें, रूढ़ियों की कैद से छोड़ो खुला आकाश दो। तो जब कोई आकृति ऐसा खुला आकाश पाती है, परिवार के बड़े लोगों की तरफ से वो स्वच्छंदता पाती है, तो ऐसा ही कुछ रचने के लिए पूरा सबका आशीर्वाद पाती है और कमाल का लेखन लिखती है। वो देख पाती है कि किस तरह से स्त्री विकास की इस अंधी दौड़ में भी कहीं ना कहीं आहत हो रही है। तो एक आवाहन तो है, लेकिन बहुत अच्छी बात जो है वो ये है कि आक्रोश नहीं है। अगर आपको अपनी लाइन बड़ी करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है किसी दूसरे की लाइन को आप छोटा कर दो। तो ये जो चिंतन है ये बहुत आवश्यक है। मैं आमतौर पर देखता हूँ ये विमर्श विमर्श चाहे जिसका भी हो, ये हमारी आपकी पहले भी बात हुई थी इस विषय पर, विमर्श चाहे जिसका भी हो, चाहे वो दलित विमर्श हो, चाहे वो स्त्री विमर्श हो, चाहे धर्म के नाम पर कुछ विमर्श हो रहे हों, आम तौर पर क्या करते हैं लोग, जिसके अनुयायी होते हैं या जिसके प्रशंसक होते हैं, उसके इतर जो कुछ भी दूसरा है उसको दोषारोपित करते हैं, उस पर हमला करते हैं। ये चीजें कतई कतई ठीक नहीं है। हम अपनी बात बड़ी रखें, हम अपनी कमियों को देखते हुए हमें कैसे आगे बढ़ना है इस पर बात करते रहें। और उसी दिन मुझे लगा था कि नहीं, ये कुछ अलग है भाई, जो इस तरह की बात कर रही है ये सामान्य नहीं हो सकती। तो यही कारण बना हमारी और आपकी वो जो वार्ता थी, हमारी इन दीप शिखाओं की फहरिस्त में आप भी सम्मिलित हुई। ये इस शो को देखने सुनने वालों को भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बात और मैं देख रहा हूँ आपके प्रोफाइल में, आवाज नहीं आ रही आप भैया, आवाज हाँ, नहीं आ रही है। आवाज आ रही है हमारी, अब आई? हेलो, हाँ भैया, क्या आप आवाज सुन? नहीं आ रही, आवाज मैं नहीं आ किसी रही। संभवतः नेट का कोई इशू है, दोबारा से जो बैक स्टेज पे हैं। तो आकृति के विषय में एक बात जो बहुत खास है वो ये है कि वो केवल कविता नहीं लिखती, बल्कि उसका चिंतन, उसका जो विचार है वो भी बहुत परिपक्व है। हमारी आवाज तो आ रही है ना? एक बार कोई जो लोग सुन रहे हैं उनमें से कोई हमें कमेंट करके बताएंगे अगर वो आ मुझे रही सुन है, पा रहे हैं। आ रही, आ रही। आ रही है, ठीक है। आकृति को ऊपर लाओ, हमारे पे नहीं आई। सामने है भैया, मैं दिख रही हूँ, आपको मैं देख रही हूँ। हाँ, भैया मैं आपको अच्छा, देख पा रही हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो एक बात और जो आपकी प्रोफाइल में मुझे देखने को मिली और बड़ा अच्छा लगा, विज्ञान का विद्यार्थी, हिंदी साहित्य के प्रति संवेदनशील। हालांकि उसके पीछे जो कारण मुझे दिखा वो कहीं ना कहीं वो पृष्ठभूमि भी है। आपकी मम्मी पापा दोनों ही शिक्षक हैं, और शिक्षक परिवार की बेटी हो तो संस्कारों की तो कोई कमी हो नहीं सकती। लेकिन एक बात और जो गौर करने लायक है वो ये है कि साहित्य के साथ साथ आप भारतीय दर्शन पर भी एक पकड़ रखती हैं। आप मुझे सुन पा रही हो? जी जी भैया। हाँ। तो भारतीय दर्शन पर क्या पढ़ा और अचानक ये विज्ञान का विद्यार्थी साहित्य का विद्यार्थी हुआ, और साहित्य के साथ साथ दर्शन की ओर कैसे मुड़ गया? यहाँ पे वही बात लागू होती भैया कि
विज्ञान जो है वो बाद में चयन हुआ। कहीं न कहीं दर्शन तो साहित्य मुझे परिवार में ज़्यादा नहीं मिला, क्योंकि वो एक अपना चयन था। उसमें भी एक चीज़ थी कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी के पास कोई खूबी होती है, किसी के पास कोई खूबी होती है। अगर एक विधान की बात करें, सौंदर्य विधान की, तो मैं अपने घर में सबसे सिंपल लड़की थी। जब मैं बड़ी होना शुरू हुई, तो मुझे इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ किया गया कि तुम्हारी आवाज़ मोटी है। इस बात के लिए मुझे अच्छा खासा क्रिटिसाइज़ किया गया। ये भी कारण था कि मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ। मैं सोचती थी कि ठीक है, मोटी है तो है, आदमी है, कम है। तो दूरदर्शन की तरफ यात्रा हो गई। दूसरी बात कि घर में मेरे अलावा सब लड़कियाँ बहुत अधिक सुंदर-सुंदर थीं और मैं बहुत नॉर्मल थी। तो ये भी एक कारण था कि मैं बहुत सिंपल थी, तो मेरे पास जो भी था वो कंटेंट ही था। और फिर बचपन से पढ़ने की आदत थी, घर में एक अच्छी लाइब्रेरी थी, भाई-बहन पढ़ते थे, गीता प्रेस की किताबें आती थीं, चाचा की लाइब्रेरी थी, पापा की, नाना की। तो जिस लाइब्रेरी में जो मिले, उपनिषद ने मुझे प्रभावित किया। लेकिन जब 9वीं 10वीं में आई तो मुझे पता चला कि कुछ वामपंथ होता है, कुछ दक्षिण पंथ होता है, ऐसे कई सारे पंथ होते हैं। फिर कोई बुद्ध है, कोई रामकृष्ण परमहंस है, कोई परमहंस योगानंद है, कुछ लोग संत हैं, कुछ लोग विचारक हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है लोगों में आपस में, और उससे भी बड़ी बात कि उनको अपनाने वाले जो लोग थे, वो आपस में काफ़ी झगड़ा कर रहे हैं। तो ये सब देख समझ के ये लगा कुल मिला के कि उतना ही ग्रहण करना है जितना समझ आए, और कभी भी किसी विचार के लिए झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना है। तो इसलिए दर्शन में तो लगा हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन जो समझ में आया कि करो सुनो सबकी करो मन की। लेकिन कुल मिला के ये नहीं, जैसे अभी नवरात्रि आया तो कई लोग इंटेंशनली उपासकों को टॉन्ट करने के लिए नवरात्रि के खिलाफ लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए ईद आया तो हम ईद के खिलाफ लिखें, दीपावली आया तो कोई इस्लामिक बंधु दीपावली के खिलाफ लिखें, ऐसे थोड़ी जीवन होता है। तो ये सब देख सुन के लगा कि दर्शन जीवन में ज़रूरी है, और जीवन जीने के लिए दर्शन ज़रूरी है। तो वहाँ से मुझे समझ आया, और मुझे जो सब सुनती हूँ लेकिन जो समझ आता है, जो एप्लीकेबल लगता है, वही मेरे लिए दर्शन है। और हर दर्शन की अपनी कमियाँ और अपनी अच्छाइयाँ, जैसे मेरे और आपकी अपनी कमियाँ और अच्छाइयाँ हैं। तो इसे नॉर्मली लिया, लेकिन इसमें योगदान जो है वो कहीं न कहीं लाइब्रेरीज़ का है और आस-पास के लोगों का है। मुझे प्यार सभी ने किया, स्कूल में, कॉलेज में, दोस्तों में, तो ये भी एक कारण है कि कोई पूर्वाग्रह से मैं बची रही। इसलिए दर्शन को मैं रही हूँ, समझ पा रही हूँ, और मैं कृतज्ञ हूँ अपने समाज के प्रति, हर हर किसी के प्रति कृतज्ञ हूँ, जो मुझे किसी न किसी स्तर पर सिखा रहा है, समझा रहा है, चाहे वो अनुभव कड़वा है, चाहे अच्छा है। बहुत अच्छा। सबसे अच्छी बात ये है, ये बात बिल्कुल सच है, दुनिया में भारत का दर्शन जो है वो बहुत श्रेष्ठ माना जा सकता है, या लोग मानते हैं। और हमारे यहाँ मैं देख रहा हूँ जिस तरह से पाश्चात्य का प्रभाव बढ़ा है, खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में। जब से ये कॉन्वेंट कल्चर शुरू हुआ है, तब से कहीं ना कहीं हमारा ये भारतीय दर्शन ही उपेक्षित हुआ है। तो नैतिक शिक्षा कहीं बहुत पीछे चली गई है। ऐसे में अगर कोई आकृति आकर भारतीय दर्शन की बात करती है, तो एक सुखद आश्वस्ति होती है कि सब कुछ बुरा नहीं हो रहा है, सब कुछ खराब नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा भी हो रहा है। तो इसके लिए तुम्हें विशेष रूप से फिर से बधाई देता हूँ। एक बात और पूछना चाहूंगा कि कविता के साथ साथ गद्य लेखन कब से शुरू हुआ? क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुमने रिपोर्टाज, पत्र, इन सब विधाओं में भी, गद्य की विधाओं में भी हाथ चलाया है। तो गद्य लेखन कब से शुरू हुआ, और उल्लेखनीय कोई ऐसा लेख जो तुम्हें प्रभावित करता है, खुद को लगता है कुछ अच्छा सा हो गया, वो कब और कैसे लिखा? गद्य तो हम लोग के जीवन में बोलने से हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़े लोगों ने भी कहा, हमारे पूर्वजों ने, कि गद्य जो है वो साहित्य की कसौटी है, और हम जो भी सोचते हैं वो गद्य में ही सोचते हैं।
कविता इसीलिए एक वरदान की तरह कही गई क्योंकि वो एक कॉम्पैक्ट है, वो एक सूक्ष्मता लानी पड़ती है कविता के लिए। तो गद्य सबसे आसान और रोचक विधा है। इनफैक्ट अगर पढ़ना भी पड़े तो गद्य ही ज्यादा पढ़ने में मजा आता है। जैसे अभी मैं इन दिनों भैरप्पा को पढ़ रही थी तो उनके कन्नड़ कहानियों का ट्रांसलेशन में पढ़ रही थी। तो गद्य तो बचपन से है। दूसरी बात मैं मम्मी और पापा की चिट्ठियां पढ़ लेती थी। तो मुझे उसका मतलब नहीं पता था। एक बार मैंने रट लिया उनकी चिट्ठियां और पापा के सामने मैंने पढ़ दिया कि प्रिय श्रीमती जी आपकी गोल गोल आंखें मेरे सामने घूमती हैं। तो मुझे तो मम्मी ने दौड़ा लिया। लेकिन मुझे ये चीज लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग है कि मतलब जो बात किसी से नहीं कहनी है फोन पे भी ना कहो, देर तक कोई वेट करता है, पत्र जाता है, खोल के पढ़ने में बहुत मजा आता है। और मुझे आज भी मेरी सहेलियां पत्र भेजती हैं गाँव की, तो पत्र से तो लगाव हो गया। मैंने 3 साल की उम्र में अपनी दादी को खो दिया और वो मेरे जीवन की आदर्श महिला थी। आज तक उस तरह की महिला मुझे नहीं मिली। मैंने जब काकी कहानी पढ़ी थी, तो जब उस काकी कहानी में पतंग पर वो खत लिखता है, चिट्ठियां लिखता हाँ, है अपने, तो मैंने भी वो काम किया, लेकिन मेरा पतंग ना पहुंचे। तो मैंने बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा की है कि मेरे छत पे कोई बांस की सीढ़ी आएगी और मेरी दादी उस पे उतरेंगी। और मैंने दादी के लिए बहुत चिट्ठियां लिखी हैं। तो अंदर ये पता चल गया कि मेरे अंदर एक पत्र लेखक तो है, कि पत्र मेरी एक अलग विधा है। इसीलिए मेरी जो पहली किताब आई वो लोकगीत सी लड़की पत्र विधा आई। और कहानियां छोटी छोटी लिखनी, मुक्त कविताएं, जब एक तरह से जिसे गद्य कविता या मुक्त कविता लोग कहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा लिखने लगी। तो ये तो पता था कि मैं गद्य लिखती हूँ, कहानियां लिखती हूँ, लेकिन ऐसे ही पता चल गया, चिट्ठियों से पता चला कि मेरे अंदर गद्य लेखक है और लेख लिखती रहती हूँ समसामयिक विषयों पर। ये जो डिजिटल दौर आया है इसमें सर्वाधिक नुकसान इसी का हुआ है। ये चिट्ठियां लिखना जी, बंद हो गई। मुझे दादा उदय प्रताप की पंक्तियां याद आती हैं कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, जी, ये साल के। दिल का मामला है जरा देखभाल के, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो क्या बात है। वाकई ये जो अनुभूतियां हैं, जब हम लिखते थे और लिखते हुए जिसके बारे में लिख रहे हैं सोचते थे, और जो कुछ भी सोचते थे उसको कैसे लिखा जाए कि कहीं हम बहुत ज़्यादा जाहिर ना हो जाएं, हमारी अपनी जो सीमाएं हैं उसके बाहर ना निकल जाएं। तो वो जो आनंद था चिट्ठियों का, वो तो अद्भुत ही था। और इसी बीच हमारे बीच में सोनी सुगंधा आ गई हैं, जो जमशेदपुर से हैं, टाटा नगर से। मेरी बहुत प्रिय कवित्री हैं, बहुत नेक इंसान हैं। मैं इनके व्यवहार से और इनके स्वभाव से भी बहुत प्रभावित रहता हूँ। बहुत सौम्य स्वरूप है। तो मैं प्रणाम करता हूँ इस शो के माध्यम से उनको। और बात जब प्रेम पत्रों की होने लग गई तो मुझे लोकगीत सी लड़की के बारे में भी पूछना है। ये जो एक पुस्तक प्रकाशित हुई है तुम्हारी, लोकगीत सी लड़की, ये प्रेम पत्र संग्रह है जीवन दर्शन पर आधारित। इतने से मेरा मन नहीं भरा, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें और क्या है। हमारे दर्शक भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। अ, लोकगीत से लड़की के बारे में बहुत कमाल बात है भैया। कई लोग समझते हैं, चूंकि मेरा लेखन भोजपुरी में भी रहा, तो भोजपुरी गीत कजरी वगैरह लिखती हूँ, तो बहुत लोगों को लगता है ये लोकगीत का संग्रह है, बहुत लोगों को लगता है कविताओं का संग्रह है, लेकिन ये प्रेम पत्र का संग्रह है। सर्वभाषा ट्रस्ट के प्रकाशक केशव मोहन पांडे भैया का मुझे बड़ा स्नेह मिलता है। तो वो एक दिन कहते हैं आकृति तुम्हारी किताब आ जाए, तो मैंने सोचा किताब में मैं क्या करूं। और कुमार पंकज दादा जो मेरे बहुत पसंदीदा गीतकार हैं, वो मुझे लोकगीत सी लड़की कह के बुलाते हैं। तो इसलिए इस किताब तो डिसाइड हो गया, यही रहेगा लोकगीत सी लड़की। उसके बाद फिर आगे ये हुआ कि इसमें क्या लिखा जाए, ये सोचा नहीं गया था। लेकिन जब मुझे डेंगू हुआ और मुझे लगने लगा मैं मर जाऊंगी, तो अगर मैं मर जाऊंगी तो प्रकाशक क्या सोचेगा, किताब अनाउंस करके मर गई। तो 5 दिन में मैंने हॉस्पिटल के बेड से ये पुस्तक लिख दी। इसमें मूलतः दर्शन और मैंने नाना से पूछा, नाना किताब में क्या लिखनी है, कविता तो इतनी जल्दी नहीं प्रकाशित करूंगी। तो नाना ने कहा तुम प्रेम पर लिखो। हमने कहा क्यों। नाना कहे कि प्रेम पर लिखो और ऐसा लिखो जो हर पीढ़ी के लिए हो, छुप के प्रेम करने वाली बात ना हो। प्रेम तो हो, लेकिन प्रकट और अप्रकट के बीच की रेखा इतनी संयत हो कि हर पीढ़ी कनेक्ट करे। तो मैंने
विधा जो है वो पत्र चयन किया और प्रेम इसका मूल चयन किया। और इसमें 41 चिट्ठियां हैं, 41 तरह के हैं। और इसमें जो अलग अलग थॉट स्कूल्स के जो लोग आते हैं, देकार्ते भी आते हैं, कृष्ण आते हैं, दुर्गा आती हैं, सबकी बात, फेसबुक की बात, इंस्टा की बात, लोक संस्कृति की बात, कुल मिला के एक प्रेमिका पत्र शुरू करती है और खत्म होते होते अंत में जाते जाते वो अपने प्रेमी पर आ जाती है। तो इस तरह से है, जैसे एक पत्र का एक स्टांजा जो है वो मैं आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसका शीर्षक है तुम्हारे फोन की प्रतीक्षा में। तो एक एक बस इसमें जो स्टांजा है मैं उसको सुना रही हूँ। सुनो, जब आम में मोजर लगे तो महसूस करना कोई जोगन तुम्हारे विरह में चैती गा रही। जब गेहूं की नई फसलें लहक उठे तो समझना कोई तुम्हारे नाम का पहला निवाला ले रहा होगा। महसूस करना जेठ की दोपहरी में वह प्रतीक्षा जब किसी घड़े के पास प्यासा कौवा तड़प कर पहुंचे। हाँ, वही प्रतीक्षा जो हर क्षण तुम्हारी एक झलक के लिए होती है। सावन की बरखा की हर बूंद में तुम दिखते हो। यही कारण है कि एक लोकगीत सी लड़की एक बार भी बारिश को बिना नहाए नहीं जाने देना चाहती। भादों में यमुना की लहरें जब श्री कृष्ण के जन्म की सोहर गाते हुए झूमती हैं, तो एक राधा बांसुरी की कल्पना में बंद आंखों से मन के छपते दर्पण में ध्यान उतरती 16 श्रृंगार कर ले जाती है। कुवार के कंधे पर बैठे जाड़े को कोई यह कहता है कि तुम्हारा आगमन बस इसलिए नहीं रुचता क्योंकि सर्द रातों में जहाँ 4 हाथ मिलकर चंदन की सूखी लकड़ियां बीनते, वहां 2 हाथों से क्या ही हो, क्यों केवल 2 हाथ जलाएं इस कार्तिक के घर में दी। ये एक स्टांजा था। क्या प्रवाह है, कैसे शब्द संयोजन है और किस तरह से भाव उसमें गुम्फित होते चले जाते हैं। वो क्या एक परिभाषा दी जाती है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम। तो अगर कोई वाक्य रस दे रहा है तो वो भी कविता है। तो तुम्हारा गद्य भी कविताओं की तरह है। ऐसा ही एक तुम्हारा वॉल पर मैंने लेख पढ़ा था, उसमें से कुछ मैं भी सुनाता हूँ। वर्तमान के गर्भ में पलते भविष्य पर उस अतीत की परत चढ़ रही है, यह देखकर मैं थोड़ी खुश हो जाती हूँ। ठीक उसी तरह जिस तरह उर्मिला को याद कर लक्ष्मण खुश हो जाते थे, उतने ही वियोग के साथ। अब भाई कोई मुझे ये बताए कि क्या ये गद्य है या ये कविता है। ये अपने आप में पूरी कविता है। इतना भर कह देना कि लक्ष्मण खुश हो जाते थे उतने ही वियोग के साथ। कमाल है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं चाहता हूं कि एक गीत हो जाए तुम्हारी तरफ से, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक प्रेम का गीत सुना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम बड़ी गंभीर गंभीर बातें कर रहे हैं। हालांकि हम तो अब इसीलिए मुझे भी लग अर्धशतक पूरा करने पर आ गए, लेकिन ये भूल रहा। गए कि तुम अभी उसी दौर में हो जहां यही बातें होनी चाहिए थी थोड़ी और। तो बढ़िया सा एक प्रेम हाँ, गीत सुना। प्रेम पर बहुत कम लिखना हो पाया, लेकिन ये गीत सुनाती हूँ। तुमको पाकर के हे निरुपम भाव सारे तर गए, हे अहम के घोर बादल सब के सब यूं झर गए। वाह वाह। तुमको पाकर के हे निरुपम भाव सारे तर गए, थे अहम के घोर बादल सब के सब यूं झर गए। तुम जो आए यूं लगा कि मौन को संबल मिले, एक प्यासे मीन को जो फिर से जीवन जल मिले। बोझ थे कि कष्ट थे या भार पीड़ा क्या कहे, आत्मा में घाव थे कई क्षण में सब यूं भर गए। तुमको पाकर के हे निरुपम भाव सारे तर गए। अगला बंद जो है वो जीवन की दूसरी पारी है। मन की नदिया मन का सागर सब लगा यूं सूखता सा,
अनकही पीड़ा मेरी थी, मन मेरा था जूझता सा, तेरी सहज इस अंजुरी की पाके पावन सी छुअन, सुख ना विस्मृत हुआ कि भाव फिर से भर गए, तुमको पाकर के हे निरुपम। और आखिरी बंद है, राह थी एक दो किनारे, एक होकर भी अधूरे, भावना के छोर दोनों लेके तड़पन जो अपूरे, तुमने आकर इनको जोड़ा, पूर्ण गठबंधन किया, तेरी आमद यूं हुई कि दोनों संग में घर गए, तुमको वाह वाह पाकर के हे निरुपम, भाव सारे तर गए। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, बहुत 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 बधाई, बहुत प्यारा मीठा गाती हो तुम। कल मुझे बार बार कह रही थी कि मैं नर्वस हो रही हूँ, मैं नर्वस हो रही हूँ। कितनी मिठास है भाई। सब बहुत बहुत खुश हो रहे हैं, बड़े प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं अपने तमाम दर्शकों को प्रणाम कर लेता हूँ। सीमा जी भी लगातार कार्यक्रम सुन रही हैं, बहुत प्यारी कवित्री हैं, गाजियाबाद से हैं। जनार्दन मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई, बल्कि मैं ये कहूँ कि कविताओं में कभी कभी मैं अगर गज़ल के जानिब ये कहूँ कि बहुत सारे शेर ऐसे होते हैं जो मैं आसानी से विस्मृत नहीं कर पाता, तो ऐसा लिखते हैं जनार्दन। और जनवाद की अगर बात की जाए, आम जनमानस की पीड़ा की बात की जाए, तो उसको लिखने में तो खास तौर पर वो सिद्धहस्त हैं। प्रदीप यदुवंशी जी आए हुए हैं, ज्योति अरुण श्रीवास्तव जी वो भी जुड़ी हुई हैं, नम्रता शुक्ला जी लगातार हमारे साथ हैं। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। राज तंवर जी हैं, और चूंकि मैं मोबाइल से लाइव हूँ इसलिए मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरा निवेदन सुने, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारी इस बहन को बहुत लोग सुन पाएं। उसके लिए आप सब का ईमानदारी से एक बार शेयर तो बनता है, तो आप शेयर कर देंगे ताकि इसके मीठे मीठे जो गीत हैं वो बहुत लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो आकृति, एक बात ये बताओ कि अब तक तुम्हारे जीवन का सबसे खास दिन कौन सा है? अगर तुमसे मैं ये पूछूं कि कौन सा ऐसा दिन था तुम चाहती थी कि उसकी मियाद जो है वो 24 घंटे की जगह 48 या 48 की जगह 96 हो जाती, कोई ऐसा दिन अगर रहा अब तक तो ध्यान करके बताओ। से तो काफी क्षण आए हैं जीवन में, लेकिन कुछ कुछ क्षण बहुत ज्यादा विशेष हैं। अ, एक तो आंदोलन से जुड़ा दिन है। एक बार मैं जेल गई थी एक गलत आरोप में। फिर ओ, मैंने 1 साल प्रतीक्षा की थी कि मुझे सही साबित किया जाए। मेरे ऊपर चरित्र का झूठा आरोप लगा था एक प्रोफेसर को लेकर, और मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर ऐसा हुआ कि उनके लड़के खुद आकर मेरे लिए खड़ा होकर बोले, नहीं, ये लड़की के चरित्र पर झूठा आरोप है। तो वो एक चीज मुझे लगा कि सत्य ऐसे जीतता है। तो वो एक समय मैं चाहती हूँ हर किसी के जीवन में आए, जब प्रतीक्षा इस तरह से खत्म हो कि सत्य जीते। और भी कुछ कुछ क्षण विशेष हैं, जैसे मेरे पापा ने जब मुझे पहली बार सुना, मेरे पापा सोचते थे पता नहीं क्या कविता करती है। घर में लोग आके कहते थे आपकी बिटिया को संचालन के लिए बुलाना चाहते हैं। तो पापा के क्या जाके करती है। महुआ डाबर एक गांव है, वहां पर एक कार्यक्रम था, और उस दिन गोरखपुर के काफी बच्चे थे। मेरे पिताजी दर्शक दीर्घा से उठकर आए और माइक लेके कहते हैं, मैं महुआ डाबर के लोगों को वचन देता हूँ कि मेरी लड़की को जब भी साहित्य या समाज के लिए जरूरत हो आप ले जाएं। तो एक पिता का जो मैंने वाह आत्मविश्वास देखा कि मेरे पिताजी पहला कार्यक्रम अपने जीवन का सुन रहे थे, और ये कुछ 2-4 साल पहले की बात है। तो ये एक क्षण ऐसे, एक दिन नाना जी बैठे हुए थे, और एक दिन जब नाना के साथ बैठी थी तो नाना जी कहने लगे कि जब मैं इंटर में था तो मेरी शादी हो गई, जेआरएफ हुआ, लेकिन मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं सोच पाया क्योंकि बच्चे थे। लेकिन मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे सारे सपने पूरे हो गए। और एक और क्षण है
जो भैया मेरे लिए विशेष था, मेरी कविता सुनो बसंती हील उतारो, एक लोगों ने अपनी बेटी को सिर्फ यही एक कविता विदाई दी थी, कोई दान दहेज नहीं दिया था। एक कविता फ्रेम करा के दिया था, वो भी राजस्थान में, जहाँ दहेज इतने बड़े पैमाने पर दिया जाता है, लिया जाता है। तो ये कुछ चीजें मुझे उपलब्धि मिली। तो ये कुछ क्षण है जो, और एक और क्षण, जब मुझे पहली बार मैंने विपश्यना करके मैं आई थी, तो मुझे जो अपने अंदर का ब्रह्मांड है, उससे मुझे लगा कि हाँ, आपको किसी भी भौतिक चीजों के लिए आपको मतलब उतना नहीं परेशान होना है जितना हम होते हैं। तो वो एक जो क्षण था वो मेरे लिए स्पेशल। जब कोई वनस्पति विज्ञान में शोध करने वाली बेटी हिंदी साहित्य के लिए समर्पित हो जाती है और सुनो बेटियों हील उतारो जैसे गीत लिखती है, जब कोई एक शोध छात्रा भारतीय दर्शन पर न केवल गौरवान्वित होती है बल्कि उसका अध्ययन करती है, उसे अपने आचरण में आत्मसात करती है, जब कोई एक मेधावी छात्रा जो बहुत अच्छा संचालन तो करती ही है लेकिन विषयों में भी, माने जो उसके पाठ्यक्रम के विषय हैं उसमें खुद को साबित करती है और उसके साथ साथ विपස්සना जैसा जो योग प्रक्रियाएं हैं उनसे भी जोड़ती है, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता हूं और ये आश्वस्ति उन तमाम लोगों को देना चाहता हूं जिन लोगों को भी ये चिंता है कि ये जो दौर है इसमें भारतीय संस्कृति का पतन हो रहा है और आने वाले समय में भारतीय संस्कृति का क्या स्तर बचेगा। तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक आकृति जैसी बेटियां हैं, आकृति जैसी बहनें हैं, तब तक भारतीय संस्कृति पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित है। बहुत बहुत बधाई बेटा मैं आपको देता हूं, कमाल की पर्सनालिटी है। ऐसे ही देखिए गरिमा भी आपको सुन रही हैं, वो भी मेरी बहुत प्रिय कवित्री हैं, और राजेंद्र गट्टानी जी भी आ गए हैं। पिताजी का प्रोत्साहन मिला, ये सुखद है, ये आपको कमेंट कर रहे हैं। राजेंद्र गट्टानी जी भोपाल से हैं, बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं और जितने अच्छे साहित्यकार और व्यंग्यकार हैं, मैं ये तय करना मुश्किल है मेरे लिए कि वो व्यक्ति बड़े हैं या साहित्यकार बड़े हैं। मैं उनकी उपस्थिति को, उनकी आमद को प्रणाम करता हूँ। और सुनो बसंती वाली रचना जरूर सुनाइए। यहाँ से उन्होंने शुरू किया था जनार्दन, आप थोड़े से विलंबित हैं। जब हमारे शो के शुरुआत में पहली रचना आकृति ने यही सुनाई थी, तो अब मैं थोड़ा सा कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर चलता हूं। मेरा अगला प्रश्न ये है, इसी बीच आपसे मधुलिका राय जी भी आ गई हैं, उनको भी मेरा प्रणाम, इस शो की तरफ से उनका स्वागत, अभिनंदन। और फिर से एक वही निवेदन कि चूंकि जो लोग देर से आए या जो लोग अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं उन तक ये शो पहुंचे, उसके लिए आपको थोड़ा सा तकलीफ उठानी होगी और एक बार शेयर करना होगा। ये डिस्प्ले पर आ गया है, प्लीज शेयर एंड लाइक। और मैं समझता हूँ आकृति, कल का तुमने शो देखा था और आज का देखा है, तो तकनीकी रूप से आज हम बेहतर कर पा रहे हैं। विकसित हुए और हैं। इसके लिए जो हमारा तकनीकी असिस्टेंट है उससे मैंने आपको मिलवाया था, एक क्लास 7th में और एक क्लास 10th में है। तो अचिंत गंगोरिया और रुद्र गंगोरिया, मैं दोनों का ही बहुत बहुत आभार व्यक्त धन्यवाद। करता हूं कि उन्होंने इस शो को बहुत बेहतरीन तरीके से आज प्रसारित करने में हमारी मदद की है। तो मेरा अगला प्रश्न कुछ इसी, विवेक शुक्ला जी आ गए हैं, आपका भी स्वागत। मेरा अगला प्रश्न यही है कि एक तरफ तो विज्ञान है, जो तुम्हारा पाठ्यक्रम है, जो तुम पढ़ रही हो, शोध कर रही हो, और ऐसा शोध भी नहीं है, शोध भी कमाल का। मैं तुम्हारा विषय देख रहा था तो उसमें जैविक उर्वरा संबंधित जीवाणुओं पर तुम्हारा शोध है। तो ये भी कोई मतलब यूं ही नहीं है कि उतार लिया और लिख लिया, तो उसमें भी काम कर रही हो। और आज भी जब बात हुई थी तो तुम लैब से निकलने की बात कर रही थी, कभी 10 मिनट लगेगा भैया लैब से आने में। तो एक तरफ तो वो कैरियर है और दूसरी तरफ ये संजीदगी साहित्य के प्रति, ये दीवानगी आगे ले जाकर तुम्हें क्या लगता है तुमको सही मायने में किस दिशा में जाना है? ये दो अलग अलग धाराएं, इनमें से आप अपने लिए कौन सी धारा
चुनना चाहोगी कि लोग तुम्हें कहां पर देखना पसंद करेंगे और कहां पर तुम जाना चाहती हो? लोग मुझे कविता में देखेंगे, लेखन में देखेंगे, लेकिन मेरा अधिकांश समय बॉटनी पढ़ाने में बीतेगा। तो जब तक पढ़ाती नहीं हूँ मेरा पेट नहीं भरता है। जैसे पूर्वांचल में एक कहावत है, भतहा होना, कुछ भी खा लो, चावल ना खाओ तो पेट नहीं भरता है। तो वैसे मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। तो मैं बॉटनी पढ़ाऊंगी और आगे जो अभी सोच रही हूँ कि जो हमारे भोजपुरी में जो गीत हैं उनमें कितनी बॉटनी है, उनको लेके सामने आना, और उन पर एक किताब पर काम कर रही हूँ, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके। लेकिन आगे जो मैं पोस्ट डॉक करना चाहती हूँ, जंगलों पे करना चाहती हूँ, मैं जंगलों को, नदियों को बचाना चाहती हूँ, अच्छे स्टूडेंट तैयार करना चाहती हूँ जो पर्यावरण के प्रति सचेत रहें। और लिखने और पढ़ने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे डेली का हिस्सा है। जैसे घूमना किसी का पैशन हो सकता है, वैसे लिखना है। और अवसर आते जाते रहते हैं। तो आने वाले टाइम में अभी 2-3 दिन में यूट्यूब चैनल भी बनना है, और चैनल भी बनना है, तो अपने एक स्टूडियो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो घर से बैठे बैठे हम लोग संवाद करेंगे, और जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों से भी मेरा एक मुझे कुछ कहना है कि आप लोग को नहीं लगता है कि राजीव भैया का पॉडकास्ट आना चाहिए? तो आना चाहिए। आप सभी स्नेह दें और राजीव भैया को सहमति दें इसके लिए कि उनका पॉडकास्ट आए, हम शेयर करेंगे। तो भैया आगे यही योजनाएं हैं। बाकी पढ़ना लिखना जारी रहेगा, और वनस्पति विज्ञान तो प्रेम, जैसे औरत अपने पति को भी प्रेम करती है, बच्चों को भी, तो ये बराबर प्रेम है, उसमें कोई बंटवारा है ही नहीं। तो वैसे ही मेरा वनस्पति विज्ञान और कविता को मैं अलग नहीं देखती हूँ। मुझे जंगल महसूस होते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे भैया, मैं सच में पेड़ों से गले लगती हूँ, कुसमी जंगल। मेरा शेर भी है कि मुझको तो ये जंगल सारे इंसानों से भले लगे, जब भी याद तुम्हारी आई हम पेड़ों से गले लगे। वाह तो ये वाह मेरा शेर है। वाह। तो मैं प्यार करती हूँ नदियों से, पेड़ों से। मेरे गीतों में, मेरे जीवन में लोक संस्कृति, हिंदी साहित्य, भोजपुरी साहित्य, ये सब मेरे लिए अलग नहीं है। बहुत बार लोग सुझाव देते हैं कि भोजपुरी लिखने से हिंदी छवि हल्की हो जाएगी, हिंदी लिखने से भोजपुरी छवि, बट ऐसा नहीं है। एक स्त्री इतनी विस्तृत प्रजाति है ना, इतनी विस्तृत प्रजाति है कि ये सब चीजें उसके आगे बहुत छोटा है। माँ बनने से हमारा करियर अगर नहीं दांव पे लग सकता है, पत्नी बनने से हमारी इंडिविजुअलिटी या हमारा बेटी होना नहीं दांव पे लग सकता है, तो लिखने से एक टीचर कैसे बाधित हो सकता है? बाकी मैं प्योर लाइन साइंटिस्ट के बजाय क्लासिकल साइंटिस्ट बनना प्रीफर करूंगी, और लिखते पढ़ते तो होते रहेंगे हर ब्रेक में, कभी कविता, कभी गद्य, कभी बदकुच्चन, ये सब लगा रहेगा। हो सकता है कि बहुत दिन तक गायब हो जाऊं। तो जीवन जिस तरफ ले जाएगा, जीवन के उस फैसले का स्वागत है। मेरा काम है अपने हिस्से की ईमानदारी, अपने आत्मा के साथ ईमानदारी, अपने जीवन के चुने हुए रास्तों के लिए ईमानदारी, और उस पर मैं बहुत सहजता से चल रही हूँ। जो हो जाए, अगर इसी क्षण मेरी मृत्यु होने को हो, तो भी मैं बहुत गहरी सांस लेकर लेट जाना पसंद करूंगी। फरीदा खानम का गीत आज जाने की जिद ना करो सुन के, कोई शिव जी की स्तुति और सभी के प्रति कृतज्ञता जाहिर करके मैं आखिरी सांस लेना पसंद करूंगी। और कोई दोस्त अच्छी चाय बना दे तो एक कप चाय प्रेफर करूंगी। कौन कहेगा कि ये 24-25 वर्ष की एक अभी स्टूडेंट है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे लोगों के साक्षात्कार लेने का मुझे अवसर मिला ऑनलाइन ही। मैंने कोविड के दौरान इस माध्यम से बहुत समय बिताया, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह पर क्या कहूँ, ये बात जितने लोग भी सुन रहे हैं, विजय लक्ष्मी जी आ गई हैं। विजय लक्ष्मी शुक्ला जी ये भी मेरे साथ ऑनलाइन आई थी, और तब मुझे पहली बार आपसे वर्चुअल मिलने का अवसर मिला था। और आकृति में बताऊं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंचों पर होने की वजह से, या ये कहो कि मेरे मंचों पर होने की वजह से मैं उन तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि अध्यापन के बाद जो समय बचता है वो मंचों की ओर जाता है, और कभी मंचों की तैयारी के लिए। तो ऐसे तमाम लोग इस तकनीकी माध्यम में, ये सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड के दौरान जब हम ऑनलाइन हुए तो हमें मिले। तो एक ऐसी ही उपलब्धि, एक ऐसी ही खोज विजय लक्ष्मी शुक्ला जी कही जा सकती हैं, जो अध्यात्म की बड़ी विदुषी हैं। बहुत ज्ञान है अध्यात्म पर। बात करो तो लगता है कि सुनते ही जाओ। कविताएं सुनो
तो लगता है सुनते ही जाओ। बहुत अच्छा स्वभाव है। मैं उनको भी इस पटल पर पाकर आज के दिन खास तौर पर तुमसे बात करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। उनका आशीर्वाद तुम्हें भी मिल रहा है। और देखिए, राजेंद्र जी ने भी लिखा है कि बहुत स्पष्ट सोच है। मधुलिका जी भी बहुत अच्छा लिख रही हैं, दिल जीत लिया आकृति। यकीनन मैं तो आज मैं मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी छोटी बच्ची से बात कर रहा हूँ। मैं अपनी इतनी छोटी बहन से बात, बड़े बड़ों से बात करते हुए भी इतना आनंदित महसूस नहीं किया मैंने, जितना मैं भूल गया कि मुझे क्या पूछना है। मैं बस तुमको सुन रहा हूँ। कितने घंटे, अगला सवाल आ गया है हमारा, कितने घंटे तुम पढ़ने पढ़ाने को देती हो? इसका कोई एक नटशेल, इसका कोई एक क्रिस्ट नहीं है, लेकिन जितना समय की मांग होती है उतना। लेकिन जब स्कूल टाइम में थी तो 8 से 10 घंटे जाते थे, और स्कूल में थी तो खेलती कूदती थी, कभी ट्यूशन नहीं लिया मैंने, क्योंकि टाइम मुझे खेलने को चाहिए था। तो मैंने स्टेट के लिए कबड्डी और खो खेला, अपने टाइम में कैप्टन रही। तो फिर अपने स्कूल में कल्चरल कैप्टन थी, तो पढ़ाई का टाइम निकल जाता था। अभी भी पढ़ना लिखना लगा रहता है, जितना टाइम मिल जाता है। जब नहीं मन करता है तो बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ, लैब वर्क करती हूँ 10-10 दिन, या कभी अगर कोई नॉवेल अच्छा लग गया तो फिर उसी की धुन में। लेकिन फिर भी रिसर्च के लिए पढ़ना पड़ता है। लेकिन इन दिनों कुछ खास पढ़ाई नहीं चल रही, फिर भी जब काम ही 5-6 घंटे होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं, तो कुछ नहीं करती हूँ। अब ऐसा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, ये पता रहता है क्या पढ़ना है, तो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया। तो मुझे ये लगता है कि आज के अपने इस कार्यक्रम का समापन भोजपुरी गीत से होना चाहिए। हाँ, क्योंकि बोलती हो भोजपुरी तो बड़ी मीठी लगती है। हालांकि मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन सुनने में बड़ा मीठा मीठा लगता है। तो मैं, जब तुम भोजपुरी में लिखती भी हो, तो कोई पसंदीदा रचना, कोई गीत, लोकगीत जो तुमने लिखा हो, एक भोजपुरी का जरूर सुनाओ। एक हमारे वहाँ विधा होती है, गवने का गीत, जो कि विलुप्त हो रहा है। जैसे पहले क्या होता था, शादी गौने, होती हमारे थी यहाँ तो गौना गौना बोलते हैं। होता था। हाँ, गौना पहले ना। गौना, अब वो गौना जो है हम्म। वो नहीं होता, अब शादी में ही विदाई कर देते हैं। बट उसकी धुन हम्म। बहुत मुझे प्यारी लगती है। गवने का गीत है, पिता और पुत्री का संवाद है। हाय पुत्री हाय। क्या कहती है, हमवा मऊरी गईले, निबिया झपसी गईल। अरे बाबा हम नाही जानली की दुअरा पे हमरो बराती आई है। बाबा हो हमार बाबा, काठ के करे जा कैला। अरे बाबा अखिया के पुतरी बिटुआ तुहरी, चिरई उड़ाई दिहला। फिर पुत्री क्या कहती है, छठ आने वाला है, सुनिएगा। जी दौरा के ही साजी बेट बाबा, बजना कैसे बाजी बाबा। अरे बाबा घाट कैसे देखबा बिटियुआ बिना, बेटी के पराई के। तो पिता क्या उत्तर दे रहा है, कह रही है कि अरे पिताजी, बेटी को विदा कर दोगे तो घाट कैसे देखोगे, दौरा कौन देखेगा। तो पिता का उत्तर देखिएगा, अखिया तुहरो दिया हउए, बतिया तुहरो गंगा जैसन। अरे बेटी हंसी देबू मानी जइबे, सूरुजी जी आंगना में उगी गईले। अरे बेटी ताकी देबू आँख से पुअरिया पे, आंगना उजियार हुई है। बेटी तू ही लक्ष्मिया, बेटी तू ही दुर्गा हो। अरे बेटी यार कर पार तू, अपार कर पार तू, संसार कर। आहा, जैसे उछलती कूदती हुई नदी बह रही हो, है ना। आहा हा हा हा, हरा के
ऐसा लग रहा है कि बस आंख बंद करो और इसकी रिदम के साथ झूमते रहो, सुनते रहो, इसी तरह से आकृति से बात होती रहे, हम उसकी बातों को सुनते रहें, जो कविता की तरह ही रसमय हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन लोगों ने तुम्हें आज सुना होगा, जो लोग तुम्हें आने वाले समय में सुनने वाले हैं, वो अगर कहीं मन के किसी कोने में अपने घर में बेटी के होने पर कभी दुखी हुए होंगे, या कभी उनको लगता होगा कि नहीं यार बेटी के साथ बेटा भी हो जाता, तो उनकी धारणा बदलेगी। कभी मैंने कहा कि दीप्त आभा हैं, महज शबनम नहीं है बेटियां। आज इस शो को, दीप शिखा के दूसरे एपिसोड को, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं विराम देना चाहूंगा। कल फिर एक नए एपिसोड के साथ हम फिर से अपने तमाम जो दर्शक अब आ गए हैं उनको बता देना चाहते हैं कि ये दीप शिखा नाम का जो शो है वो आकृति जैसी ही दीप शिखाओं को आपके सम्मुख लाने का मंतव्य है और उसी मंशा को पूरा कर रहा है। नवरात्रि सभी लोग अपने घर में देवी पूजन करते हैं, मैं भी देवियों की पूजा कर रहा हूँ। सुबह मैंने भी पाठ किया है, ये भी बड़ी अपना इन्होंने वीडियो भेजा था आकृति ने, तो मैं भी कर रहा हूँ पाठ, लेकिन वो एक तरफ, और शाम को जो ये 1 घंटा मैं अलग अलग एक एक देवी का पाठ कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ तुमको बोलते हुए सुनते हुए देखकर, इस पाठ का आनंद उस पाठ से कहीं कम नहीं है। तो मैं ऐसे तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि दीप्त आभा हैं, महज शबनम नहीं है बेटियां, हर्ष हैं, उल्लास हैं, पर गम नहीं है बेटियां। आस में बेटों की चाकू मत चलाओ कोख पर, आस में बेटों की चाकू मत चलाओ कोख पर, कर दिया साबित, कर दिया साबित किसी से कम नहीं है बेटियां। तो ऐसी हर एक बेटी को जो आकृति जैसी है, मेरा प्रणाम। और मैं आप सब लोगों का बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने व्यस्तता के इस दौर में, जहां लोगों को अपनी बात कहने और उसको सुनने की फुर्सत नहीं है दूसरों को, ऐसे में आपने पूरा 1 घंटा हमको और आकृति को सुना है और मेरा मन रख लिया आपने। दरअसल आपके आने से शो होता है, हम लोग तो फोन पर भी बात कर सकते थे, लेकिन ये शो इसलिए हो जाता है कि आप लोग आते हैं। जो लोग हमारे लिए, वीरेंद्र आ गए हैं मुंबई से, बहुत प्यारे गीतकार हैं, मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई हैं, जब भी लाइव शो हुआ करते हैं तो इनकी बड़ी सक्रिय भूमिका रहती है, समय पर आते हैं, पूरा टाइम देते हैं, और आज ये फिर दिखे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। मनीष भट्ट शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। तो मैं अपने तमाम श्रोताओं को, तमाम दर्शकों को जो हमारे इस पेज पर आकर अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, और हम जिन बच्चियों को, जिन बहनों को, जिन बेटियों को आपके सम्मुख ला रहे हैं, हमारा मकसद बहुत स्पष्ट है। दरअसल मैंने आज की पोस्ट में भी लिखा था कि कविता की वाचिक परंपरा, जिसे लोग कवि सम्मेलन के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो एक बहुत छोटी सी धारा है। कविता अपने आप में, मैंने वहाँ हिमालय की उपमा दी, मैंने कहा अगर हिमालय कविता है तो उससे निकलने वाली एक धारा का नाम है कवि सम्मेलन, जो आप सुन रहे हैं। तो वहां से सुन के, वहां से देख के लोगों को, या जो लोग मंच पर दिख रहे हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, और ऐसा भी नहीं है कि सब लोग एक जैसे हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे दिखते हैं कि मन खराब होता है और उससे कविता के प्रति या कविता वालों के प्रति धारणाएं बदलती हैं। तो जो लोग केवल उन्हीं को देखकर अपनी धारणाएं कविता या कविता वालों के बारे में बना रहे हैं, वो लोग थोड़ा रुक जाएं। और मेरे ये नवरात्रि के 9 एपिसोड तो देख ही लें, 9 बेटियों को मैं यहाँ ला रहा हूं, ऐसी ही 100 बेटियां मेरी फहरिस्त में हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं और मैं इसीलिए मस्त मगन रहता हूं। कार्यक्रमों की संख्या मायने नहीं रखती, लेकिन मैं खुद में जो आनंदित रहता हूं वो इसलिए रहता हूं कि मेरे पास कोई आकृति है, कोई प्राची है, कोई अनामिका जी हैं, कोई मैं सबके नाम लूंगा, बबीता कल आने वाली है यहाँ पर। तो ये जो मेरी पूंजी है, मैं इनको सुनता हूँ, पढ़ता हूँ और खुश रहता हूँ। तो आप लोग भी कविता के बारे में, कविता वालों के बारे में बहुत जल्दबाजी ना कीजिए कोई धारणा बनाने में। अभी मुझे गुणवीर दादा दिखे थे, ये आकृति बेटा
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर न जाने कितने बड़े बड़े काम कर देते हैं। मैं आज अगर आप सब लोगों को मंचों पर दिख गया हूं तो उसमें गुणवीर दादा जैसे कई बड़े लोगों की बड़ी भूमिका है, जिन्होंने कभी मेरे सर पर हाथ रख दिया। मैं अगर खुद के बारे में कहूं तो ये मान के चलो कि मंचों पर आने के लिए जितनी कोशिश, जितनी मशक्कत बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैंने नहीं करी। शायद इसीलिए मैं विलंबित भी रहा, उम्र के लिहाज से मैं मंचों पर देर में आया, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि मेरी कोशिशें कम थी, मुझे मिला ज्यादा है। और मिला इसीलिए ज्यादा है कि मेरे भाग्य में कोई गुणवीर दादा आ गए, कोई मंगल नसीम आ गए, कोई डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आ गए, कोई डॉक्टर विष्णु सक्सेना आ गए, कोई कुमार विश्वास जी आ गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई शशिकांत जी आ गए। तमाम ऐसे लोग जिन्होंने मुझे कभी सुना और उसके बाद सीधे मुझे फ्लोर पर ले आए, मंच पर ले आए, सुनो इनको, पढ़ो इनकी कविता यहाँ। तो मैं ऐसे तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, मंच पर जुड़े हुए, आज के इस कार्यक्रम के पटल पर जुड़े हुए तमाम लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और आज के इस कार्यक्रम का विराम यहीं करना चाहता हूं। आप सब लोगों को प्रणाम, शुभरात्रि, शब्बा खैर। कल मिलते हैं फिर से 8 बजे एक नए एपिसोड में बबीता जी के साथ, जिस कार्यक्रम में उसका नाम है दीप शिखा।